भाई वाह, मजा आ गया आपकी पार्टी में। थैंक यू। ये सब विक्रम ने किया है। अपनी प्यारी बेटी का जन्मदिन ये हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या हुआ, अब बेटी को बाप नहीं बिगाड़ेगा तो भला कौन बिगाड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मीरा खुश क्यों नहीं लग रही? लगता है किसी ख्याल में डूबी हुई है। नहीं नहीं, वो शायद अपने तोहफे का इंतजार कर रही है। तोहफे का? जी। क्यों, कोई खास तोहफा आ रहा क्या मेरा बिटिया के लिए? हाँ, इंटरनेट पे ऑर्डर दिया था, आज आना चाहिए था, पर देखिए ना, ये कुरियर वाले अब तक नहीं आए। इसीलिए मैं कंप्यूटर के जरिए कोई भी सामान नहीं खरीदता। पता नहीं वक्त पे आए या नहीं, क्वालिटी अच्छी हो या नहीं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। अच्छा, आप लोग बात कीजिए। हाँ, और मैं जरा मीरा का दिल बहला। क्या हुआ बेटा, इतनी गुमसुम क्यों हो? अपने पापा को नहीं बताओगी? आपकी गुड़िया तो मैं हूँ, मगर मेरी गुड़िया कहाँ है? बेटा आ जाएगी गुड़िया, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। मेरा बर्थडे आज है, कल नहीं। लो, आ गई आपकी गुड़िया। अब खुश? हाँ, खोलो फटाफट। बिल्कुल खोलता हूँ, जल्दी खोलता हूँ। मेरी गुड़िया आ गई। अरे पर कुरियर वाला कहाँ चला गया? पता नहीं, जल्दी में होगा, चला गया। कुरियर वाले को छोड़ो ना मॉम, गिफ्ट मिल गया ना। ये जल्दी देखो, यस जल्दी। ये वाओ, कितनी सुंदर है ना। देखो। ये क्या किया आपने? डॉल खराब कर दी? ये क्या है? अब हालत कैसी है? सर हालत थोड़ी नाजुक है, गोली बिल्कुल सीने के पास लगी है। अच्छा। और सर बचने की उम्मीद भी कम लग रही है। ये पूर्वी कहाँ है? जब भी कोई सीआईडी ऑफिसर छुट्टी पर होता है तब उसे गोली चलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, समझी? मैं क्या करती सर, मैं मजबूर थी। एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके सीने में गोली चलाकर शरीर पर और भी कई गोली चला सकती थी तुम। मैं आपको कैसे समझाऊं सर? कोई समझाने की जरूरत नहीं है। और बचा भी क्या है समझाने के लिए? तुमने मुझसे ही झूठ बोला है, मुझसे। इन ऑफिसर्स को देखती हो, दोनों सीनियर ऑफिसर्स को, आज तक इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे। 2 दिन नहीं हुए सीआईडी ज्वाइन करके और आई एम एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड विद यू। नहीं सर, मैं हमेशा से सीआईडी ज्वाइन करना चाहती थी सर। मैं देश की सेवा करना चाहती थी, दोष को इंसाफ दिलाना चाहती थी, और अभी भी मैंने वही किया। सर मैं किसी औरत पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। और ये आदमी, अगर मैं इसे गोली नहीं मारती तो ये अपनी पत्नी को जान से मार देता। सर ये आदमी नहीं, ये जानवर है सर। जानवर नहीं है ये, इंसान ही है, इंसान। और तुम सिर्फ एक ऑफिसर हो। तुम्हें किसी को भी मौत की सजा देने का हक नहीं है। वो हक सिर्फ अदालत को है, समझी? अभिजीत, सस्पेंशन ऑर्डर दे दो इसे। नहीं सर, सर ऐसा मत कीजिए सर। मेरा करियर, मेरे सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे सर। मैं क्या देखो पूर्वी, अब तो तुम बस यही दुआ करो कि आदमी बच जाए, क्योंकि अगर इसकी जान चली गई तो फिर तुम्हारा सीआईडी में रहना नामुमकिन है। नहीं सर। हेलो,
इसे भी प्रतिमा क्या? तो गुड़िया प्लास्टिक की है मगर आंखें इंसान की है। अब ये देख के यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर कैसे सकता है। कितना बुरा असर हुआ होगा बच्चों पर। बहुत मुश्किल से मैंने सुलाया है मीरा और सिमी को। बाकी सारे बच्चों को भी हमने वापस घर भेज दिया। समझ में नहीं आता सर, जरूरत क्या थी प्लास्टिक की गुड़िया के अंदर इंसान की आंखें लगाने की? सर ये आंखें किसी जानवर की भी हो सकती है ना? नहीं बेगी, देखकर तो नहीं लगता कि ये आंखें किसी जानवर की है, बल्कि किसी इंसान की लगती है। एक इंसान की आंखें किसी गुड़िया में लगाकर कोई क्यों बेच रहा है? आंखें सड़ने भी लगी है। ये डॉल कहां से खरीदी आपने? जी मैंने इसे खरीदा नहीं बल्कि मंगवाया था। कहां से? जी इंटरनेट से। एक साइट है www.uniquedoll.com। वहीं इस तरह के गुड़िया मिलते हैं। मतलब ये गुड़िया आपके घर में कोई कुरियर वाला लेके आया? जी। किस कंपनी का कुरियर है? आई मीन रसीद वगैरह होगी ना आपके पास? डॉल जो है वो दरवाजे के बाहर रख के चला गया, मैं उसे देखा नहीं। कमाल की बात, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि कंपनी कौन सी है, कौन आदमी डॉल रख के बाहर गया ये भी नहीं मालूम। कितने बजे की बात है ये? जी ये तकरीबन 10 बजे। रात के 10 बजे? जी। बड़ी अजीब बात है अभिजीत, रात के 10 बजे कोई कुरियर वाला आता है और रिसीट पर बिना साइन लिए पार्सल छोड़ के जाता है। बड़ी गड़बड़ है इस बात में अभिजीत, बड़ी गड़बड़ है। सर इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं सर कि आखिर ये आदमी है कौन जो ऐसी गुड़िया बेच रहा है। हाँ विवेक, वेबसाइट पर जाकर तो देखेंगे ही, पहले ये पता लगाना चाहिए कि हरे आंख वाले किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? इंसान की आंख और जानवर की आंख में फर्क होता है। कैसा फर्क सर? जानवर की आंखों की साइज और बनावट इंसान की आंखों की साइज और बनावट से अलग होती है। मगर जानवर की आंखें भी तो इंसान की आंखों जैसे ही दिखती है ना सर? सिर्फ दिखती है विवेक, होती नहीं। देखो इंसान सीधा देखता है और जानवर अक्सर चारों तरफ देखता है, इसीलिए जानवर की आंखें ज्यादा बाहर निकली होती है, ज्यादा बड़ी होती है। जैसे ये देखो, ये इंसान की आंख और जानवर की आंख में फर्क होता है। ये देखो, इसका साइज देखो और इस इंसान की आंख का साइज देखो, और देखो इसकी ये जो मसल्स हैं ये भी डिफरेंट होती हैं इंसान की आंख की मसल्स। और बॉस मैंने इस आंख को अच्छी तरह से चेक किया है और ये पक्का है कि ये आंख किसी इंसान की है। डॉक्टर साहब ये आंखें इतने धीरे धीरे क्यों सड़ रही है? वो इसलिए दया कि इस आंख पर एक खास किस्म की फिल्म लगाई। तो उस फिल्म की वजह से आंखें धीरे धीरे सड़ रही हैं। हाँ, इसमें फॉर्मल्डिहाइड केमिकल भी लगा हुआ है जो आंखों को जल्दी सड़ने नहीं देता। लेकिन ये आंखें कब तक बची रहेंगी? जब ये केमिकल सूख जाएगा तो आंखें फिर से सड़नी शुरू हो जाएंगी। हाँ ये बात तो है। वैसे अगर वो गुड़िया टूटती नहीं तो कम से कम ये आंख हफ्ता 10 दिन तो बराबर रहती। कोई पागल आदमी का काम नहीं है, भयानक मानसिक बीमारी का शिकार है, वरना कोई इंसान की आंखें निकालेगा ही क्यों? सिर्फ इंसान नहीं बॉस, जिंदा इंसान। क्या? हाँ बॉस, ये आंख जब निकाली गई वो इंसान जिंदा था। जिंदा इंसान की आंखें निकाली गई? बेचारे कितने तड़पे होंगे, कितने चीखे होंगे दर्द के मारे। और सर किसी इंसान की आंखें छोटी सी गुड़िया में कैसे? उस सर्जरी से किसी अच्छे सर्जन ने इस आंख को सर्जरी से छोटा किया है, उस गुड़िया की आंख के बराबर। और ये काम कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, कोई अच्छा सर्जन या कोई अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर या सर्जन सब हो सकता है ये किसी आंख के डॉक्टर ने किया, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता होता है आंखों को कैसे संभाल के रखना है। डॉक्टर सालुंखे, कि आंखों से ये पता चल सकता है कि वो आदमी की है या औरत की? हाँ पता चल सकता है ना। देखो ये जो टेस्ट किया जाए तो पता चल सकता है कि आंख किसी औरत की है या मर्द की। और मैंने इस खून का डीएनए टेस्ट किया है, उससे पता चल गया है कि ये किसी लड़की की आंख है। लड़की की आंख है? पता नहीं वो बेचारी जिंदा भी है कि नहीं। तुम्हें याद है हमने एक एक्सपर्ट कंप्यूटर हैकर को बुलाया था जिसने अलीबाग वाले केस में हमारी मदद की थी? हाँ वो रोडेन। हाँ रोडेन, शायद वो हमें बता दे कि ये गुड़िया बेचने वाली वेबसाइट कौन चलाता है और कहाँ से चलाई जाती है। खुल गया सर, uniquedollhouse.com। ये वही वेबसाइट है जहाँ से विक्रम जी ने अपनी बेटी के लिए वो गुड़िया मंगवाई थी। अच्छा, इसका कोई एड्रेस या फोन नंबर वगैरह है? नहीं सर,
एड्रेस या फ़ोन नंबर तो नहीं है, लेकिन एक ईमेल एड्रेस है सर, zarka99@freemail.com। ये वेबसाइट नकली लग रही है बॉस। ऊपर से दिखाने के लिए गुड़िया बेच रहे हैं, पर पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और ही लग रही है। हेलो सर। चलो भाई रॉडेन, काम पे लग जाओ। तुम तो यार इंटरनेट के जंगल में कुछ भी ढूंढ सकते हो ना। जरा पता करो ये वेबसाइट कौन चला रहा है। अभी लीजिए सर। सर हाँ निखिल बता। सर मैं मिसिंग ब्यूरो से आ रहा हूँ सर। पिछले 10 दिनों में 5 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है सर। इनमें से किसी की आंखें हरे रंग की थी? हाँ सर, आलिया नाम की एक लड़की है सर, उसकी आंखें हरे रंग की हैं। हो सकता है ये लड़की आलिया ही हो सर। अच्छा ये बताओ कि ये आलिया करती क्या थी? मॉडल है सर। सोनिका मॉडलिंग एजेंसी वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी सर। सोनिका मॉडलिंग एजेंसी? सर उससे भी अजीब बात यह है कि उन लोगों ने आलिया के गायब होने की रिपोर्ट तो लिखवाई, मगर 2 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली सर। रिपोर्ट वापस ले ली? क्यों, वो लड़की वापस आ गई क्या? नहीं सर। तो फिर रिपोर्ट वापस क्यों ली? सर रोडन को कुछ पता चला है सर। क्या पता चला रोडन? सर इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया है। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। वेबसाइट चला कौन रहा है? कोई ईरा नाम की लड़की है, उसी का ही आईपी एड्रेस है। अच्छा ये बताओ कि इस वेबसाइट से विक्रम के अलावा और किस किस को गुड़िया बेची गई? 5 लोगों ने ऑर्डर दिया था, पर गुड़िया पहुंची है नहीं ये कह नहीं सकते। ये वेबसाइट कब शुरू की गई थी? यही कोई 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? ये कंप्यूटर कहाँ पर है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं वेबसाइट, कुछ पता चल सकता है? वो भी मिल जाएगा सर। मिल जाएगा? वेरी गुड। तो जब तक ये उस कंप्यूटर का पता लगाता है जहाँ से ये धांधलेबाजी चल रही है, तब तक हम लोग जरा सोनिका मॉडलिंग एजेंसी चलते हैं, पता करते हैं उन लोगों ने आलिया के गायब होने की रिपोर्ट वापस क्यों ली है। तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। क्लाइंट ने हमें साफ साफ कहा था कि उसे इस साइट के लिए लंबी मॉडल चाहिए, और तुमने कौन सी मॉडल भेजी जिसकी हाइट सिर्फ 5 फीट है। आई एम सॉरी मैडम। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलता है। पता नहीं इस क्लाइंट की शूटिंग कितनी देर तक रुकी रही। तो फिर आलिया को भेज दिया होता। आप कौन? आलिया के रिश्तेदार हैं? जिसके साथ जब जब जुर्म होता है हम उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। कमाल है, इतने सारे रिश्तेदार। हाँ, मुजरिम हमें प्यार से CID के नाम से बुलाते हैं। CID? जी सही फरमाया आपने। हमें पता चला था कि आलिया के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने। जी हाँ। तो फिर वो रिपोर्ट वापस क्यों लिया? उस दिन रैंप शो करते करते वो अचानक गायब हो गई थी, इसलिए हमने उसकी रिपोर्ट लिखवाई। पर 2 दिन बाद उसका फोन आया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने घर शिमला चली गई है, तो इसलिए हमने रिपोर्ट वापस ले ली। आलिया शिमला चली गई? हाँ सर, वो बोली कि मॉडलिंग नहीं करेगी और हमेशा हमेशा के लिए शिमला जा रही है। ये फोन उसने अपने मोबाइल से किया था? हाँ सर, इसी नंबर से फोन किया था और मैंने लाउड स्पीकर पर बात की थी, मैडम ने भी सुनी थी। जी हाँ। तो ये भी हो सकता है कि किसी और ने बात की हो आलिया की आवाज में। पर कोई और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हमें शक है कि शायद आलिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तो ये शिमला का कोई एड्रेस और फोन नंबर है आलिया का? नहीं सर, हमने कभी भी उसका शिमला का एड्रेस नहीं लिया था। कोई मॉडल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर क्यों चली जाएगी, और वो भी बिना अपना शो पूरा किए हुए? इस बात से तो हम लोग भी हैरान हैं। उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं तो। अच्छा, गायब होने के पहले आखिरी बार वो किससे मिली थी? 1 मिनट सर। सर, इस डायरी में मैं आलिया के सारे अपॉइंटमेंट्स लिख कर रखता। उसका आखिरी अपॉइंटमेंट सुविधा हॉस्पिटल में था। उसे शायद अपनी आंखें चेकअप करवानी थी और किसी आई सर्जन के साथ उसका अपॉइंटमेंट था सर। आई सर्जन? ये आलिया को आंखों के हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुविधा हॉस्पिटल चल के देखते हैं। हाँ रोडन, पता चल गया वो कंप्यूटर कहाँ है? फैंटास्टिक आर्ट कॉलेज। ओके ओके, वेरी गुड। ACP साहब को बताना पड़ेगा। जिस कंप्यूटर के बारे में आप बात कर रहे थे वो यहाँ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ईरा ऐसा कुछ करेगी। ये रहा कंप्यूटर सर। ये है ईरा का कंप्यूटर? जी सर। प्रिंसिपल साहब, जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ है। इंटरनेट के द्वारा इस कंप्यूटर से डॉल्स बेची जा रही हैं, और उस डॉल्स की आंखें नकली नहीं बल्कि असली आंखें हैं, इंसान की आंखें। जिंदा इंसान की आंखें निकालकर उन डॉल्स में लगाई जा रही है। और जिस वेबसाइट से ये गुड़िया बेची जा रही है वो वेबसाइट
हीरा के नाम पे। जी अब इसका जवाब तो हीरा ही दे सकती है। अगर मैंने आपसे कहा ना वो मुंबई गई है। मान लिया कि वो मुंबई गई, मगर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? उसने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए उसने फोन बंद रखा। सचिन चेक करो कंप्यूटर। सर। एक बात बताइए। जी सर। पिछले कुछ दिनों में क्या हीरा का बिहेवियर कैसा था? मेरा मतलब है उसका बर्ताव कैसा था? कुछ अजीब सा था और बिहेवियर? जी हाँ सर, किसी बात को लेके वो चिंता में थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी, मगर मुझे कुछ बताया नहीं। सर हाँ, ये देखिए, ये स्केचेस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वो गुड़िया थी सर। देख लिया प्रिंसिपल साहब, अब करो तरफदारी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये स्केचेस देखिए डॉल्स के, देखिए उनकी आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान की आंखों जैसी, बिल्कुल वैसी ही आंखें जैसे उस डॉल में मिली थी हमें। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। ये स्केचेस हीरा मैडम के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सर क्योंकि वो कभी आंखें बनाती ही नहीं। उनके सारे स्केचेस और सारी मूर्तियां बिना आंखों की ही होती थी। क्या कहा? हीरा मैडम आंखें बनाती ही नहीं थी? सर उन्हें आंखें बनाने से डर लगता था। उन्हें एक अजीब तरह का फोबिया था और वो हम लोग को भी आंखें बनाने से मना करती थी और खुद भी नहीं बनाती थी। क्यों प्रिंसिपल साहब, क्या कह रहे हैं ये स्टूडेंट? आप जरा आइए मेरे साथ प्लीज, चलिए ना प्लीज, आइए आइए प्लीज। जी कहिए, आप में से पेशेंट कौन है? ये है क्या? मैं कोई मरीज वरीज नहीं हूँ। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और हम लोग यहाँ पे आलिया नाम की लड़की के बारे में पूछताछ करने आए हैं, जो आपके हॉस्पिटल में आई थी अपनी आंखों का इलाज करा। कब आई थी सर? यही कोई 5 दिन पहले। एक मिनट, जरा देखना तो कंप्यूटर पे कि आलिया नाम की कोई लड़की 5 दिन पहले यहाँ आई थी। एक मिनट। नहीं, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान से देखिए, वो लड़की यहाँ पे आई थी, पक्की इंफॉर्मेशन है। जी एक मिनट। सॉरी सर, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। अगर आती तो हमारे कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड जरूर होता सर। अच्छा, आप जरा ये फोटो देखिए, ये आलिया है। आप पहचानती हैं इसे? जी नहीं सर, मैंने इसे हॉस्पिटल में कभी नहीं देखा। सर क्या मैं ये फोटो देख सकती हूँ? हाँ जरूर, देखिए। डॉक्टर अक्षत, ये तो वही लड़की है ना जो शुक्रवार को शाम को डॉक्टर नैतिक से मिलने आई थी? हाँ हाँ, ये वही है। आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ, आप जानते हैं इससे, मगर बात क्या है? ये लड़की कुछ दिनों से गायब है और हमें शक है कि इसके गायब होने के पीछे डॉक्टर नैतिक का ही हाथ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर नैतिक बहुत ही भले इंसान है, वो भला किसी को क्यों गायब करेंगे? वो कितना भला इंसान है हम लोग देख लेंगे। बुलाओ उन्हें। डॉक्टर नैतिक, प्लीज जरा जल्दी बाहर आइए, सीआईडी वाले आए हैं। हेलो ऑफिसर, आई एम डॉक्टर नैतिक। डॉक्टर नैतिक हाय हेलो होती रहेगी, पहले आप ये बताइए कि आलिया कहाँ है? आलिया? कौन आलिया? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उस आलिया की बात कर रहे हैं आप। वेल ऑफिसर, हाउ डू आई नो? मुझे क्या पता वो आलिया कहाँ है? पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर। आलिया 5 दिन पहले आपसे मिलने आई थी और यहाँ रिकॉर्ड में उसका नाम भी नहीं है। एक्चुअली ऑफिसर, वो मुझसे बिना अपॉइंटमेंट मिलने आई थी। हो सकता है इस वजह से उसका नाम रिकॉर्ड में ना हो। ऑफिसर, मैंने उसे कुछ आंखों की दवाइयाँ दी थी जिसके उसे साइड इफेक्ट्स हो गए थे। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। आंखों की दवाई दी थी या आंखें निकाल ली थी? What are you talking, ऑफिसर? मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम एन आई सर्जन। मैं आंखें निकालूंगा किसी की? देखिए, हाँ काजल, आलिया का मोबाइल ट्रेस हो गया। कहाँ पे? बांधवगढ़ के जंगल में? सर, यही है वो फाइल सर, जिसमें आपके सवालों का राज है। तो हीरा की आंखें न बनाने की फोबिया का राज इस फाइल में? जी,
16 साल पहले ईरा इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक्त की सच्चाई छुपी है इस फाइल में। मतलब आप पिछले 16 सालों से ईरा को जानते हैं? जी, मैं उसे 16 सालों से जानता हूँ। इसीलिए मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईरा जैसी नेक लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। ये फोटो देखिए सर, यही है वो आदमी जिसकी वजह से ईरा ने आंखें बनाना बंद कर दिया। ये प्रोफेसर सुदान है। प्रोफेसर सुदान एक बहुत ही टैलेंटेड मूर्तिकार, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट मूर्ति बनाने में किसी भी तरह की गलती कर ले तो वो बहुत ही उखड़ जाता था, एकदम पागल हो जाता। गलती मतलब कैसी गलती? प्रोफेसर सुदान को इंसान की आंखों की खूबसूरती से बहुत लगाव था। वो यही चाहते थे कि मूर्ति की आंखों में उतनी ही जान हो जितनी की इंसान की आंखों में होती है। मगर प्रिंसिपल साहब, मूर्ति तो मूर्ति होती है, फिर उसकी आंखों में आप चाहे जितनी भी जान डालने की कोशिश करो वो तो बेजान ही लगेगी। अब यही बात प्रोफेसर सुदान समझने को तैयार ही नहीं। उनके सर पे तो बस एक ही जुनून सवार था, मूर्तियों की आंखों में जान डालने का जुनून। मगर प्रोफेसर सुदान के इस पागलपन से ईरा का क्या लेने देने? 13 नवंबर 1995 की बात है। एक लड़की थी जिससे एक मूर्ति की आंखें ठीक से बंद नहीं रही थी। गुस्से में आकर प्रोफेसर ने उस लड़की की आंखें निकालने की कोशिश की। कहने लगा, तेरी आंखें निकालकर उस मूर्ति में डाल देता हूँ। माय गॉड सर, लगता है इस प्रोफेसर सुदान की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिर क्या हुआ उस लड़की का? प्रोफेसर ने उसकी आंखें निकाली? वो उसकी आंखें निकालने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ईरा ने आके उसे बचा दिया। इस हादसे के बाद हमने तो कॉलेज से प्रोफेसर को निकाल ही दिया, लेकिन ईरा पर गहरा सदमा पहुंचा। उसके दिल में आंखें बनाने का डर बैठ गया। तो कहीं ये डॉल्स और फिर जिंदा लोगों की आंखें निकालना, उनका खून करना और तो और उस वेबसाइट पर ईरा का नाम डालना, कहीं सब के पीछे इस प्रोफेसर सुदान का हाथ तो नहीं? अच्छा, प्रोफेसर सुदान रहता कहाँ है, कुछ पता है आपको? जब से प्रोफेसर को कॉलेज से निकाला मुझे उसकी कोई खबर नहीं। एक और बात सर, जिस वक्त हमने कॉलेज से प्रोफेसर को निकाला उसी वक्त कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के चले गए। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आपको याद है कि जिस वक्त प्रोफेसर को निकाला कौन कौन स्टूडेंट छोड़ के गए थे और क्यों छोड़ के गए थे? एकदम भक्त थे उनके। कह रहे थे कि इतने टैलेंटेड प्रोफेसर को हम कॉलेज से नहीं निकाल सकते, खास करके उनका वो एक स्टूडेंट। कौन है ये प्रोफेसर सुदान का खास स्टूडेंट? यही वो जंगल है ना जहाँ पे आलिया का मोबाइल ट्रेस हुआ? हाँ सर, मगर इतने खतरनाक जंगल में आलिया आई क्यों होगी? रात के 9:30 बजे घूमने तो आई नहीं होगी, कुछ हुआ है यहाँ पे। हो सकता है कोई आदमी उसे जबरदस्ती यहाँ लेके आया। तो मुझे लगता है कि जो आंखें हमें मिली है वो आलिया की है। अरे शुभ शुभ बोल, क्यों बेचारी लड़की की आंखें उससे छीन रहा है? सर मैं उसकी आंखें कहाँ छीन रहा हूँ, तो मुझे सही लगा मैंने वो कहा सर। क्यों बुरी बात मुंह से मत निकालना, समझे? एक मिनट, काम पे ध्यान दो, ध्यान से देखो आसपास, कोई सबूत मिलता है क्या? एक मिनट, जूता देखा? ये तो आदमी का जूता है और खून लगा हुआ है। ये तो उल्टा हो गया, ढूंढ रहे थे लड़की को और यहाँ पे तो आदमी का जूता मिला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया ने अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी को ही मार दिया हो? सर अगर ये आदमी मर चुका है तो फिर वो आंखें किसकी है, इस आदमी की या आलिया की? फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है फ्रेडी। अभी तक तो हमें ना तो आलिया की लाश मिली है ना इस आदमी की। हाँ ये देखिए सर, यहाँ पे जमीन पे घसीटने के निशान है सर। अरे हाँ, चलो जरा देखते हैं ये निशान कहाँ तक जाते हैं। निशान तो तालाब की तरफ जा रहे हैं। माय गॉड, ये निशान तो तालाब में चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश तालाब में हो? एक काम करो, गोताखोरों को बुलवाओ। सिर्फ आलिया कोई नहीं,
5 लोगों का खून किया उस खूनी ने। पहले उनकी आंखें निकाली, फिर इनका खून कर दिया। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। सोच के ही तकलीफ होती, कितने तड़पे होंगे ये। खुरी ने पहले तो सबकी आंखें निकाल ली और बाद में मार के झील में फेंक दिया सर। खूनी का हौसला बहुत बढ़ता जा रहा है। खून करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोग। ये देखा, खूनी ने हथियार भी छोड़ दिया यहाँ पे। वेबसाइट पे 5 लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे और यहाँ पे भी 5 लाशें हैं सर। हाँ विवेक, तो लगता है जैसे जैसे लोग गुड़ियों को ऑर्डर देते जाएंगे, ये पागल खूनी उनका खून करता जाएगा। सर, इस खुरी को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए सर, नहीं तो ये तबाही मचा देगा। यहाँ पे हथियार और वहाँ पे खून से सना हुआ जूता क्यों छोड़ा सर? समझ में नहीं आ रहा। वही तो, काफी हौसले वाला है खूनी। जानबूझकर एक एक सुराग छोड़ता गया ताकि हम लोग इस लाश तक पहुंच सकें। वहां पे जूता और यहाँ पे खून करने का हथियार। इस हथियार से हमें जरूर कुछ पता चलेगा। लाशों को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। इस प्रोफेसर सुदान को अगर ईरा से बदला लेना था तो पहले भी ले सकता था। इस 16 साल बाद नींद से जाग के अचानक खून पे खून किए जा रहा है। डॉक्टर नैतिक, कहीं ये दूसरा दुश्मन डॉक्टर नैतिक तो नहीं है? हाँ सर, ये डॉक्टर नैतिक ने भी तो कॉलेज छोड़ दिया था ना। वो भी नहीं चाहता था कि प्रोफेसर सुदान को कॉलेज से निकाला जाए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा भक्त था ना डॉक्टर सुदान का। और एक बात हम भूल नहीं सकते हैं कि आलिया गायब होने से पहले डॉक्टर नैतिक से मिलने गई थी। इस सिरा को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। ये जब मुंबई आई थी तो एयरपोर्ट से इसने टैक्सी वगैरह तो ली होगी ना। एयरपोर्ट पे पता करते हैं। डॉक्टर साहब, 5 लाशें एक साथ मिली तो 5 लाशों को एक साथ ही लाना पड़ा। यार, लाशों का ढेर लगा दिया तुमने दया, ये बात तो ठीक नहीं है। अब क्या करें, हम लोग भी इस धक्के से अभी तक उभर नहीं पाए। 5 लाशें एक साथ। कुछ पता चल सकता है उस चाकू से? इस चाकू से तो और भी ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। क्यों सालों के साहब? खून तो इसी चाकू से हुआ ना जो उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। हाँ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बस ये चाकू किसी पेंटर का चाकू है। किसी पेंटर का है? हाँ, इस चाकू पर खून तो लगा हुआ था ही, इस पर थोड़ा पेंट भी लगा हुआ था। ऐसा पेंट जो पेंटिंग बनाने के काम में आता है। इसका मतलब खून 2 आदमी कर रहे हैं, एक पेंटर और दूसरा सर्जन। या फिर ये भी हो सकता सचिन कि कोई एक ही आदमी हो जो सर्जन भी है और एक पेंटर भी। सर, ये डॉक्टर नैतिक भी तो उसी कॉलेज में पेंटिंग सीखने जाते थे ना, जहाँ पे प्रोफेसर सुदान सिखाते हैं। मतलब नैतिक एक पेंटर भी है और सर्जन भी? सर, ये भी हो सकता है कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो ये चाहता है कि सारे सबूत डॉक्टर नैतिक की तरफ इशारा करें ताकि वो फंस जाए। हाँ, ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो डॉक्टर नैतिक का दुश्मन हो। और सर, डॉक्टर नैतिक के दुश्मनों में सबसे पहला नाम ईरा का है। ईरा ही कर रही होगी। उसका आईपी एड्रेस भी तो मिला था हमें उस वेबसाइट से, www.uniquedollhouse.com से। ईरा हो या नैतिक या फिर सुदान, इनमें से जिसने भी ये किया है बहुत ही घिनौना काम किया है। 5 लोगों की आंखें निकाल ली। इनके दिल से जरा सी भी आवाज नहीं आई कि ऐसा मत कर। ये लोग जिंदा है, जिंदा। एक बार हमें ये पता चल जाए कि बाकी के 4 लाशें किसकी है तो खूनी को ढूंढने में आसानी होगी। और सर, अब तक हमें ये पता चला है कि वो हरे रंग की आंखें आलिया की ही है, और ये चारों लोगों की आंखें भी ठीक उसी तरह से निकाली है जैसे आलिया की, बड़ी सफाई से। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई चीज है इन सब लाशों में, किसी तरह की कोई चोट या फिर कुछ और? एक चीज है शायद जो इन लोगों की आंखें निकालने से भी ज्यादा भयानक है। जिंदा लोगों की आंखें निकालने से और ज्यादा भयानक क्या हो सकता है सर? ऐप रेडी है तारिका? ये देखिए, कैक्टस, गोल्डन बैरल कैक्टस। और ये कैक्टस पूरा का पूरा अपने कांटों के समेत हमें इन सभी के गले में मिला। इन लाशों के गले में ये कैक्टस था? जी हाँ, और इन कैक्टस के वजह से ये सबकी वोकल कॉर्ड्स यानी बात करने की नसें पूरी तरह से फट चुकी थी। इसका मतलब ये कैक्टस इनके गले में इसलिए डाले गए ताकि जब इनकी आंखें निकाली जाए तो चीख ना सके। एग्जैक्टली। एक बार ये खूनी हाथ लग जाए, वो हाल करूंगा कि अपने पैदा होने पे अफसोस करेगा वो। तो हाँ काजल, इन बाकी 4 लोगों के बारे में कुछ पता चला?
हाँ सर, ये लोग भी आलिया की तरह मॉडल्स थे। ओह, मतलब ये खूनी सिर्फ मॉडल्स को ही अपना निशाना बना रहा है। नहीं सर, मॉडल्स ही नहीं बल्कि ऐसे मॉडल्स जिनका डॉक्टर नैतिक के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। मगर इन मॉडल्स का डॉक्टर नैतिक के साथ क्या लेना देना है? से पांचों पिछले 1 महीने में उसी हॉस्पिटल में देखे गए थे जहाँ पर डॉक्टर नैतिक काम करते हैं, हॉस्पिटल सुविधा में। ये बात है। हेलो, हाँ, कहाँ पे? अच्छा, ठीक है। क्या होगा? सर, एयरपोर्ट से फोन था। ईरा एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर किसी संस्कृति आर्ट गैलरी गई थी। संस्कृति आर्ट गैलरी? एक्सक्यूज मी। ये हेलो, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जरा इस फोटो को गौर से देखिए। क्या यह औरत 3 दिन पहले आपके गैलरी में आई थी? एयरपोर्ट से आई थी टैक्सी लेकर। कि मैं नहीं इसे जानती। ईरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो ईरा का नाम भी नहीं लिया। क्यों? जानती है ना आप ईरा को? जानती है या नहीं? क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग इसे? देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, ईरा जब से मुंबई आई है गायब है। उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर है कहाँ वो? देखिए, मैं वाकई नहीं जानती कि ईरा कहाँ है। वो तो यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर सुदान का पता पूछने आई थी। एक मिनट, क्या कहा आपने? ईरा प्रोफेसर सुदान का एड्रेस पूछने आई थी? जी। क्या आपके पास प्रोफेसर का एड्रेस है? नहीं, एक्चुअल में हमारी गैलरी कुछ समय पहले उनकी मूर्तियां यहाँ सजाती थी, इसलिए उसे लगा कि उनका पता उसे यहीं मिलेगा। ढूंढ क्यों रही है वो प्रोफेसर सुदान को? उसे लगता है कि प्रोफेसर सुदान उसकी जान के पीछे पड़ा है। यहाँ से कहाँ गई वो? कुछ मालूम है आपको? देखिए, ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन उसे लगता है कि प्रोफेसर सुदान के अलावा भी एक और आदमी है जो शायद उसकी जान के पीछे पड़ा है। ये दूसरा आदमी कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उसे फोन किया था और उसे धमकी भी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो शायद अंजाम बुरा होगा। तो क्या वो आदमी आया था यहाँ पर ईरा से मिलने? जी, और उन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। वो आदमी बोल रहा था कि अगर प्रोफेसर सुदान बदला लेना ही चाहते तो 16 साल पहले ले लेते, अब क्यों लेंगे? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, वो शायद एक डॉक्टर थे, उन्हें फोन आया और जाना पड़ा उन्हें, शायद किसी पेशेंट को देखने के लिए। ध्यान से देखिए, कहीं वो डॉक्टर ये तो नहीं था? जी जी, यही है वो। डॉक्टर नैतिक। हेलो जी, हाउ आर यू जी? मैं ठीक हूँ। क्या मैंने पहले भी आप लोगों को कहीं देखा है? हाँ माँ बाबा, देखा होगा, हमें तो बहुत लोगों ने देखा है। हॉस्पिटल में धूप निकली हुई है। अरे कैसे मजाक कर रही है? हाँ, हॉस्पिटल में कभी धूप निकल के आती है क्या? तुमने देखा है कभी? नहीं पापा। तो फिर इन दोनों ने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? हमको वो हुआ था, वो उसे क्या सोचा था हमने? हमने कहा सोचा था? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था, अभी सोचा तो अभी सोचने पे ये हमें पता चला है कि हमारी आंखों में वो कोलाइटिस हो गया है। हाँ। नहीं, रिवाइटिस, जो आंख का होता है ना, आइटिस, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस हो गया है। नहीं, कैटरैक्ट हुआ था। नहीं, कंजक्टिवाइटिस हुआ है। नहीं, तुमने कैटरैक्ट बोला। नहीं, कंजक्टिवाइटिस। अरे कैटरैक्ट हुआ था। कंजक्टिवाइटिस पापा बोलो ना, कैटरैक्ट हुआ था। अच्छा चुप रहो। कंजक्टिवाइटिस हुआ है। एक बात बताओ, इन दोनों को एक साथ कैसे हो गया कंजक्टिवाइटिस? बात ये है ना कि ये दोनों जुड़वा भाई है, एक ही साथ पैदा हुए, फिर एक ही साथ स्कूल में भी गए, एक ही कॉलेज में पढ़े, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ, तो कंजक्टिवाइटिस भी एक साथ। कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक से अच्छे एक आंखों के सर्जन है। इन दोनों की आंखें भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। वो जो है ना, वो जो अच्छे वाले डॉक्टर, वो डॉक्टर नैतिक, जो आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपको डॉक्टर नैतिक से इलाज कराना है? जी हाँ, सुना बहुत अच्छे डॉक्टर है वो अभी अंदर? वो इस वक्त यहाँ नहीं है। क्या वो घर आ सकते हैं बच्चों की आंखें देखने के लिए? आप कैसी बात करते हैं? वो आंखों के सर्जन है, वो आप लोगों को देखने इस तरह घर नहीं आ सकते।
अरे हम उनको देखने यहाँ हॉस्पिटल में आ सकते हैं, वो हमें देखने घर नहीं आ सकते। गलत बात है ना पापा। नहीं पापा, हम इलाज डॉक्टर नैतिक से कराएंगे। वो नहीं फिरेंगे, अपॉइंटमेंट लेके आएंगे फिर से। अच्छा, अब हम अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। हाँ, बस शाम को 5 और 7 के बीच में बताइएगा। क्यों? नहीं, उस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं रहते। 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है क्या? नहीं, ड्यूटी तो रात को 9 बजे तक रहती है, पर रोज शाम को वो 2 घंटे कहीं बाहर जाते हैं, 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच यहाँ नहीं होते। ठीक है। 5 और 7 अंकल से बोलना आके गया। हाँ, चलो अभी। सर, हम लोग डॉक्टर नैतिक का पीछा करके यहाँ पहुँचे हैं। अब आधा घंटा हो गया उसे अंदर जाके। लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। तो हमें नैतिक को उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था जिस वक्त वो घर के अंदर जा रहा था। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सारे खून इसी ने किए हैं। हाँ काजल, लेकिन हमने नैतिक को इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि हमें उसे सबूत के साथ पकड़ना है। 5 बजने वाला है सर, नैतिक के बाहर आने का टाइम हो गया। सर, वो देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। कुछ फेंका है उसने, लाल रंग था उस पर। खूनी सर। तो कहीं उसने हीरा का खून तो नहीं कर दिया? वो तो अंदर जाके पता चलेगा कि उसने खून किया है कि नहीं। चलो अंदर चलते हैं। अचानक इस गेट से बाहर निकला, पता नहीं किस बंगले में गया होगा। अरे वॉचमैन, क्या हुआ साहब? वो आदमी जो अभी भी यहाँ से बाहर गया, वो किस बंगले में गया था? यहाँ पे कुछ मालूम है? वो आखिरी वाला बंगला ना, वहाँ पे गया था वो। थैंक्स। दरवाजा खुला है, इसका मतलब समझते हो निखिल? हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सर? सभी तरफ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। लगता है ये किसी आर्टिस्ट का घर है। सुधान, सुधान, ये क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ थे तुम? कौन है आप लोग? और आप लोग अंदर कैसे आए? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? सर, मैं इनकी नर्स हूँ, मैं इनकी देखभाल करती हूँ। आप पूरे दिन यहीं पे रहती हैं? जी सर, मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहीं रहती हूँ। ये रही वो दवाइयाँ जो... हो डॉक्टर नैतिक, आइए आइए। आप लोग यहाँ? आपसे मिलने आए। क्यों? हमने देखा आपको यहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ के जाते हुए। तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ था। खून? हाँ, खून। वो हाथ दिखाइए अपना, दिखाइए। ये किसका खून है? हीरा का? अच्छा, इस खून की बात कर रहे हैं आप? एसीपी साहब, वो ये देखिए, ये देखिए, सुधान सर के हाथ में चोट लग गई थी, तो इनके हाथ की ड्रेसिंग करते वक्त इनके हाथ का खून मेरे हाथ पर लग गया। बहुत हो गया नाटक, सच सच बताओ, ये खून तुमने किया है ना? खून? नैतिक नाम है ना तुम्हारा? नैतिकता का मतलब होता है ईमानदारी। नाम नैतिक है सर, पर काम सारे अनैतिक करते हैं ये। वैसे तो ये आई सर्जन है, मैं लोगों की आंखें निकाल लेते हैं, फिर उनका खून कर देते हैं। क्यों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? मैंने किसी की आंख नहीं निकाली, ना ही किसी का खून किया है मैंने। मैं तो रोज यहाँ 2 घंटे इनकी देखभाल करने के लिए आता हूँ। पैरालिसिस हो गया है ना इन्हें, बेचारे बोल भी नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके इशारों पर तुम ये सब खून कर रहे हो? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सुधान सर एक आर्टिस्ट है, खून ही नहीं। मुझे तो लगता है कि ये खून कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो मुझे और सुधान सर को बदनाम करना चाहता है। फिर तुमने हीरा से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें मालूम नहीं कि सुधान कहाँ है? डर गया था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हीरा आकर सुधान सर से वो सारी बातें करे, वो सारे सवाल करे जो सुधान सर भुला देना चाहते हैं। घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो इस घर का। अरे क्या
क्या छान मारो सर। सर देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चेस कौन खेलता है चेस? सुधान और आप? कॉफी कौन पीता है कॉफी? तुम पीती हो? नहीं सर, मैं कॉफी नहीं पीती। तो क्या फिर सुधान और आप पीते हैं कॉफी? देखिए एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा ना मैं यहाँ पर रोज सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूँ। 2 घंटे में बहुत कुछ होता है डॉक्टर नैतिक। सर इनके अलावा और भी कोई आता होगा यहाँ पर? हाँ आता ही होगा। हाँ, ये देखिए सर, ये कैक्टस की पेंटिंग अंदर कमरे में दीवार पे टंगी हुई थी। एसीपी साहब, ये कैक्टस की पेंटिंग तो कई दिनों से उसी दीवार पर टंगी है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। लगता है कैक्टस का असली पौधा देखकर ये पेंटिंग बनाई है कोई कैक्टस का पौधा आसपास? सर एक मिनट, मैं 1 मिनट आप 1 मिनट आप चुप रहिए, बोलने दीजिए उसे। सर कैक्टस का पौधा तो आउट हाउस के बाहर है। कैक्टस का पौधा आउट हाउस के पास है दया। डॉक्टर नैतिक, आप भी आना चाहेंगे? चलिए चलिए। अब तुम्हारी आंखें निकालने का वक्त आ गया है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, अब ये मेरी हो जाएंगी। और अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो अक्षत? देखो मेरी बात मानो, छोड़ दो ये रखो। ये आगे मत बढ़ना, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। हाथ में लगाओ से, छोड़। आगे मत बढ़ना। अक्षत पागलपन छोड़ो और हमारी बात मानो। अब तक तुमने बहुत सारे लोगों की आंखें निकाली है, 4 लोगों का खून भी किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षत। तो अब देख लिया ना, तुम लोग सब ऐसे नहीं मानोगे। अभी बताता हूं मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। मैं तुम सबकी आंखें निकाल दूंगा। मैं हम सबकी आंखें निकालेगा तू? हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक डॉक्टर हो, आंखों के डॉक्टर। तुम्हारा काम है लोगों को आंखों की रोशनी देना, उनकी आंखें छीनना नहीं। जब बदले की आंख लगती है ना तो कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए तुमने लोगों की आंखें निकालना शुरू कर दिया ताकि डॉक्टर नैतिक फंस जाएं। इसका नाम भी मत लो मेरे सामने, नफरत करता हूं मैं इसके नाम से। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता था। अरे कैसा दोस्त है तू? हमेशा मुझसे आगे रहना चाहता था तू। कॉलेज में, हॉस्पिटल में तुझसे बहुत अच्छा डॉक्टर हूं मैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले तेरा ही प्रमोशन करना चाहते थे, मेरा नहीं। तो एक मामूली से प्रमोशन के लिए तुमने लोगों का खून करना शुरू कर दिया? एक बार भी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे इस जलन की कीमत कितने लोगों को जिंदगी देके चुकानी पड़ रही है? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नैतिक की बर्बादी दिखाई दे रही थी। मैंने इसके अतीत का फायदा उठाया, हीरा के साथ इसकी दुश्मनी का और प्रोफेसर सुदन के साथ इसकी नजदीकियों का। बहुत पाप किए हैं तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अदालत शायद फांसी देगी तुम्हें, फांसी। सर, अक्षत को तो फांसी हो जाएगी, मगर पूर्वी का क्या होगा? पूर्वी का क्या होगा वो तो एसीपी साहब ही तय करेंगे। जी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है।
लगता है आज सेठ जी घर नहीं गए। कुछ ना कुछ तो जरूर है। सेठ जी, महेंद्र सेठ जी, अरे कहाँ हो आप? बाहर गाड़ी में भी नहीं है और अंदर भी नहीं है। चलो हम तो अपना काम करते हैं। ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? ये पानी की आवाज तो बेसमेंट में से आ रही है। अभी देखता हूं। ये देखो, किसी ने बाथ बेसिन का नली खुला छोड़ रखा है। मैं भी तो सोचूं कि पानी की आवाज आ कहां से रही है। अरे ओ पानी, बाप रे। पानी का नल खुला है। ऐसा लगता है वॉश बेसिन के पाइप में कुछ अटक गया है, इसलिए सारा का सारा पानी बाहर आ गया है। ये जानबूझकर नहीं किया। तब ये देखिए, इनके सर पे यहाँ पे हल्की सी चोट लगी हुई है। ये पलटाओ इसे, देखो कोई और घाव है। तो ये देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ खरोंच के निशान। मतलब से हाथापाई हुई है इसकी किसी के साथ में। हाँ, लेकिन किसके साथ? तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं था, अकेले थे महेंद्र जी, तो फिर ये निशान कैसे? मुझे नहीं पता सर। झूठ बोल रहा है सर। ये किसी ने किसी के साथ मिलके अपने मालिक का खून किया है। खून? सर ऐसा इल्जाम मत लगाइए सर। किसके साथ मिलकर खून किया है? किसके साथ मिलकर? मैंने खून नहीं किया सर। देखो, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे किसी साथी के साथ इनकी हाथापाई हुई है और तुमने इनके सर पे पीछे से वार किया और बेहोश कर दिया। और फिर तुमने पानी का नल खुला छोड़ दिया, ये सोचकर कि पानी महेंद्र जी के मुंह में से उनके फेफड़ों में जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए सर। शायद आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। हाँ, फांसी पर तो चढ़ाएंगे ही अगर तुमने ये खून किया है, समझे? ये देखिए सर, इसने अपने दोनों हाथों से गर्दन को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? जरा खोलो इसके हाथ, देखो कोई घाव है क्या गले पर? ये क्या है? हाथ जले हुए हैं? सर मगर इसके हाथ जले कैसे? यहाँ पे ना कोई जलने वाली चीज है और ना ही ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आग लगी थी। वही तो। क्यों? महेंद्र के हाथ तुमने ही जलाए ना, बाहर कहीं पर, और फिर उसे यहाँ पर लाके छोड़ दिया।
मैंने उनके हाथ नहीं जलाए सर। तो फिर किसने जलाए? मुझे नहीं मालूम है सर। तुम ही आखिरी इंसान थे ना जो यहाँ से गए थे? नहीं सर, सबसे आखिर में तो सेठ जी जाया करते थे, मैं तो हमेशा उनसे पहले चला जाता था। और कल रात भी जब मैं गया तो वो बिल्कुल ठीक थे सर। लेकिन तुमने तो कहा कि शटर तो तुमने ही बंद किया था कल रात को। हाँ सर, और आज सुबह भी मैंने ही आके शटर खोला था सर। तो फिर क्या महेंद्र जी ने अपने आप को मार लिया? सर ये वजह है मौत की। अस्थमा का पंप यहाँ फ्रीजर के पास पड़ा हुआ था। अस्थमा का पंप? क्यों, महेंद्र जी को अस्थमा की तकलीफ थी? जी हाँ सर। सर हो सकता है जब महेंद्र को अस्थमा का अटैक आया और जैसे वो जमीन पर गिर रहा था उसका सिर किसी चीज से टकरा गया और उसके सिर पर चोट आ गई। और सर मुंह में पानी घुसने की वजह से सांसें बंद हो गई और मौत हो गई। नहीं सर, पानी का नल चालू रहना, महेंद्र के सिर पर चोट और उसके जले हुए हाथ, जरूर दाल में कुछ काला है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है सचिन, खून है ये, खून। जरा बॉडी को पलटो। अभिजीत, बस मुझे नहीं लगता है इसको किसी ने मारा है। इसका घाव गहरा नहीं है, एकदम फ्लैट है। हो सकता है किसी वजह से गिर गया हो और तभी इसे चोट लग गई। बेहोश होने की वजह से गिर गया होगा। हो सकता है। सर अस्थमा के पेशेंट थे, इनका इनहेलर हमें वहाँ फ्रीजर के पास से मिला। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब, एसीपी साहब ने इसे यहाँ भेजा है। पर सर इसने अपनी सहेली के पति पे गोली चलाई थी। विवेक, उस समय हालात दूसरे थे। अगर ये अपनी सहेली के पति पे गोली नहीं चलाती तो शायद इसकी सहेली आज जिंदा नहीं होती। मगर सर अपराध तो हुआ है ना पूर्वी के हाथों से, फिर भी। नहीं, वो आदमी अभी जिंदा है जिस पर गोली चलाई थी इसने। और फिर इस तरीके के हालात तो हमें से किसी के साथ भी हो सकते हैं। बॉस, इस आदमी की मौत अस्थमा की वजह से नहीं हुई। अस्थमा की वजह से नहीं हुई? फिर कैसे हुई? अभिजीत, इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मतलब किसी ने इसका गला घोटा था? नहीं, गले पर तो ऐसा कोई निशान नहीं। फिर मैं क्या बताऊं भाई, ये तो तुम लोग ढूंढो ना। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। फिर से उसी बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वहीं पे मिलेगा इसकी मौत का कोई सुराग। सर, ये सालून के साहब भी ना कभी कभी जो दिल में आए वो बोल देते हैं। इतने बड़े कमरे में कोई दम घुट के कैसे मर सकता है सर? फ्रेडी, सीधी बात, चारों तरफ से कमरा बंद है, हवा की कोई भी गुंजाइश नहीं है इस कमरे में, तो क्या होगा? कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही ना, आदमी घुटकर मरेगा। सर, मरने वाला अस्थमा का मरीज था, तो जैसे ही उसका दम घुटने लगा उसे यहाँ से ऊपर भाग जाना चाहिए था। हाँ विवेक, ऊपर तो भाग जाना चाहिए था, लेकिन या तो वो ऊपर भाग नहीं सका या फिर भागने से पहले ही। क्यों गिरीश, जब तुम पार्लर से गए तब महेंद्र कहाँ था? वो पार्लर में ऊपर ही काम कर रहे थे सर। सच बोल रहे हो? जी सच बोल रहा हूँ। पार्लर में ही था? जी। महेंद्र पार्लर में ही बैठा था ऊपर, तो फिर वो नीचे बेसमेंट में क्यों आया? किस लिए आया? सर शायद खूनी ने उसे ऊपर ही मार के यहां लाके डाला हो। नहीं विवेक, अब तक ये पता नहीं चला है कि महेंद्र को किसी ने मारा है या फिर वो खुद मरा है। गिरीश जी बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था महेंद्र यहाँ देर तक बैठता है? जी, यहाँ काम करने वाला हर आदमी जानता है सर कि वो देर तक रुकते थे। हर आदमी? जी। कहाँ है वो सब लोग? वो बस पहुंचने वाले हैं, मैंने उन्हें बाहर इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। गिरीश कह रहा है कि उसने पार्लर का दरवाजा बंद कर दिया था।
कॉरिडोर का शटर भी अंदर से बंद था, तो फिर खून खून करके भागा कैसे? गया कैसे वो यहां से? कैसे गया होगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं, और कोई रास्ता है यहां से बाहर जाने का? नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। पार्लर के दोनों दरवाजे बंद थे और कोई भी रास्ता नहीं बाहर जाने का। फिर खूनी महेंद्र का खून करके यहां से भागा कैसे? कहां से गया होगा वो बाहर? चलो मान लिया कि महेंद्र अपने आप ही मर गया दम घुटने से, मगर उसका दम घुटा क्यों? कैसे घुटा उसका दम? सांस लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो बाहर की तरफ दौड़ा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ, खूनी खिड़की में से भाग गया। रेडी, काम करो, बाहर की तरफ जाकर देखो, देखो कोई निशान मिलते हैं क्या? यस सर। काजल, विवेक, तुम लोग यहीं इसी कमरे में छानबीन करो, कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर, खिड़की तो टेप मार के बंद की हुई है, वैसे तो हवा जा ही नहीं सकती। क्यों? ये खिड़की पहले से ही ऐसी थी? खिड़की तो पहले से ही बंद थी, मगर मगर क्या? मगर ये टेप नहीं लगी हुई थी सर। टेप नहीं लगी हुई थी? तो फिर किसने लगाई टेप? हाँ? सर मुझे नहीं मालूम सर। तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। मेरा शक सही निकला, महेंद्र की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है, और जिसने भी ये किया है सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया है। उसने पहले खिड़की को टेप लगाकर अच्छी तरह से पैक कर दिया ताकि हवा भी अंदर नहीं जा सके, और फिर जैसे ही महेंद्र बेसमेंट के अंदर आया, इसने वो जहरीली गैस अंदर छोड़ दी और महेंद्र की मौत हो गई। सर मगर कमरे में गैस जाने का कोई रास्ता तो होना चाहिए। ये खिड़कियां अगर बंद है तो फिर? रास्ता होगा पूर्वी, रास्ता जरूर होगा। चलो। ये है पार्लर का पिछला दरवाजा। इसके ठीक सामने 1, 2, 3 कॉले। इसमें बेसमेंट है। बाकी दो में क्या हो सकता है?
देखो जरा, नीचे देखो, फर्श पर अच्छी तरह से देखो, दीवारों में भी देखो। देखो कोई छेद मिलता है क्या जिसमें से वो खतरनाक गैस इस कमरे में छोड़ा गया? देखो अच्छी तरह से, एक एक इंच देखो। क्या हुआ फ्रेडी? चूहा। हाथी चूहे से डरता है। काजल, ये देखिए सर, यहाँ पर छेद है। देखा, मैं कह रहा था ना, छेद है। मगर सर, ऐसे छेद तो बिजली के तार वगैरह डालने के लिए किए जाते हैं ना दीवारों में। अगर ये छेद बिजली का वायर डालने के लिए बनाया गया है तो 2 या 3 इंच से ज्यादा गहरा नहीं होगा। देखो कितना गहरा है, देखो जल्दी। सर, पेन तो पूरा का पूरा दीवार के अंदर चला गया सर। हाँ। और छेद तिरछा है सर, ऊपर की तरफ है। तिरछा ऊपर की तरफ? चलो देखते हैं ये छेद दूसरी तरफ कहां बाहर निकलता है। बेसमेंट में जिस दीवार पर हमें छेद मिला है, उस छेद का मुंह लगता है इस कमरे में होना चाहिए। रेडी, सारे बॉक्सेस हटाओ इस दीवार से। छेद इसी दीवार पर होनी चाहिए। विवेक कहां चला गया है? सर, विवेक तो कॉरिडोर में ही आया था, शायद पार्लर में कुछ ढूंढ रहा होगा। सर। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही छेद है जैसे नीचे बेसमेंट में था। हाँ फ्रेडी, ये उसी छेद का मुंह है और इसी छेद में से खूनी ने वो जहरीली गैस बेसमेंट के अंदर छोड़ी है। लेकिन वो यहां से कैसे भाग गया? कहां से भागा वो? कैसे? फ्रेडी, ये कारपेट हटाओ, देखो इसके नीचे क्या है। माय गॉड, एक और तय खाना। काजल, जल्दी से टॉर्च लेकर आओ। सर, हाँ, जब तक टॉर्च आती है मैं नीचे जाके देखूं? तुम जाओगे? हाँ। नीचे अंधेरे में? हाँ सर। डरोगे तो नहीं? रेडियो और डर। संभल के जाओ। हाँ सर। हाँ, गड़बड़ मत करना। बिल्कुल सर। संभल के। हाँ।
संभाल के। फ्रेडी क्या हुआ? क्या जाएगा? गड़बड़ करेगा। सर। हाँ। फ्रेडी, 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 है कहाँ ये? फ्रेडी कहाँ हो तुम? फ्रेडी, फ्रेडी क्या हो गया? अब तुझे कुछ नहीं। फ्रेडी तुम गिरे कैसे? और ये क्या है? ये पाउडर तुम्हारे नाक में और मुंह में कैसे आ गई? नाक में? हाँ। मुंह में? हाँ फ्रेडी मुंह में। अरे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? फ्रेडी सर मजाक मत कीजिए। मजाक? ये तो ड्रग्स है। फ्रेडी मजाक नहीं कर रहा है। ये ड्रग्स फ्रेडी के शरीर में गए। काजल जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। फ्रेडी जाओ काजल के साथ हॉस्पिटल जाओ। संभाल के संभाल के। संभाल के। सर यहाँ तो पूरा का पूरा ड्रग्स का लैब है, फैक्ट्री है ये। हाँ, बड़ा रैकेट दिखता है यहाँ पर। लगता है ये महेंद्र आइसक्रीम पार्लर के आड़ में ड्रग्स का धंधा करता होगा। अरे रस्सी कुर्सी पर क्यों? किसी को बांध के रखा था क्या? सर कहीं विवेक को तो नहीं बांधा था यहाँ पर? हाँ पूर्वी हो सकता है विवेक को ही बांध के रखा। काजल कह रही थी कि वो आइसक्रीम पार्लर में गया था कुछ ढूंढने के लिए, कि ढूंढते ढूंढते वो यहां पर तो नहीं आया और फिर शायद उन लोगों ने। सर ब्लड, ये देखिए। बिल्कुल ताजा खून है, कहीं ये विवेक का खून तो नहीं? काम करो, ब्लड को उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। तब तक मैं इस आइसक्रीम पार्लर के वर्कर से मिलता हूं। सर तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में कमरा नंबर 12 में ड्रग्स बनते थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं? हाँ? ये नहीं हो सकता, समझे? सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। सच कह रहे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, समझे? तुम सबके डिटेल्स चाहिए मुझे, सबके डिटेल्स, नाम और पते के साथ, अभी के अभी। डॉक्टर साहब पता चला इस महेंद्र का खून किस चीज से हुआ है? नहीं अभी नहीं पता चला। अरे इतना टाइम लगाएंगे तो केस कैसे सॉल्व होगा सर? यार अभिजीत तुमसे कहा है हमेशा घोड़े पे सवार होकर के मत आया करो यार। तुम देख रहे हो ना मैं काम में लगा हूं। एक मिनट, कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि उस आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में जो खून मिला था वो किसका है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं दोस्त, किसी का भी हो सकता है, मैं कैसे बताऊं किसका है? अरे क्या हो गया, इतना उखड़े हुए क्यों है? अभिजीत देखो, एक बात तो श्योर है कि उस खून का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो सर विवेक का भी है। विवेक का? जिसका डर था वही हुआ, मतलब विवेक था वहां पे, फिर गया कहां? कहीं ये ड्रग्स वाला रैकेट उसी ने तो गायब नहीं कर दिया उसे? तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, सर पे कफन बांध के घुस जा ड्रग्स बेचने वाले गैंग में। बच गया तो जिंदगी भर बैठ के खाएगा, मर गया तो तेरे बच्चे तुझे दुआएं देंगे, सारा पैसा तेरे बच्चों को दे दूंगा। बस एक बार ये पता लगा ले कि विवेक कहां है, ड्रग डीलर्स के चुंगल में है या नहीं। ओके, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा, समझा? सर विवेक का कहीं कोई पता नहीं लग रहा, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, और यहां तक के सब। यहां तक के क्या? कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं क्या? हाँ?
सिर्फ मुझे लगा कि कहीं किसी ने उसे मार ना दिया हो, इसलिए मैंने मुर्दा घर से भी पता किया, तो वहां पे भी नहीं है। अचानक गायब कहाँ हो गया? हम लोग भी तो थे वहां पे। ये गया तो गया कहाँ? सर महेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और उसके आइसक्रीम पार्लर के फोन की कॉल डिटेल्स। ओ, कल रात 11 बजे लैंडलाइन पे किसने कॉल किया था? पूरे 1.5 मिनट तक बात हुई है। तो इसका मतलब है कि आइसक्रीम पार्लर बंद होने के 1 घंटे बाद किसी ने महेंद्र को फोन किया था। और ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे मालूम होगा कि महेंद्र अभी भी वहीं पे है, आइसक्रीम पार्लर में। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने फोन किया हो उसी ने महेंद्र को बेसमेंट में जाने के लिए कहा। हो सकता है पूर्वी, मगर उसका दम कैसे घुटा बेसमेंट में? सर यही मैं भी सोच रहा था कि अगर बेसमेंट में उसका दम घुट रहा था तो फिर वो वहां पे रुका क्यों, वहां से बाहर क्यों नहीं भागा? हाँ सचिन, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बेसमेंट का कुछ चक्कर है। विवेक भी बेसमेंट से गायब हुआ था। ये काम करो, बेसमेंट की एक बार फिर से तलाशी लो, शायद हमसे कोई चीज छूट गई हो। और इस नंबर के बारे में पता करो ये नंबर कहाँ का है। बेसमेंट की एक एक चीज छान मारी, कहीं भी कुछ भी नहीं है। काजल, कभी कभी सुराग आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। इस केस की कोई तो एक चीज है, कोई ऐसी चीज जो अभी भी हमारी आंखों से बची हुई है। सर ऐसी क्या चीज हो सकती है? सचिन, खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, कोई ना कोई गलती तो वो जरूर करता है। कोई ना कोई सबूत तो छोड़ कर ही जाता है। हमें उस सबूत को ढूंढना है। ढूंढो अच्छी तरह से। बेसिन में पानी अभी भी वैसा ही है। सचिन, सचिन, बेसिन के नीचे का पाइप खोल कर देखो कुछ अटका है क्या? हाँ। सर लगता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। देखो, निकालो। ये देखिए, पत्थर। मैंने कहा था ना सचिन, जानबूझकर किया गया है। जानबूझकर पहले पत्थर अटका है पाइप में और फिर पानी का नल चालू कर दिया। मगर सर महेंद्र की मौत से पानी का क्या लेना देना हो सकता है? हाँ सर, पानी तो आग बुझाती है, तो फिर हाथ कैसे जलते महेंद्र के? जिस चीज को छूकर महेंद्र के हाथ जल गए, उस चीज के लिए पानी ने बारूद का काम कर दिया। है क्या ये चीज? सर के लगता है इस आदमी ने अपने दोनों हाथों में किसी जलती हुई चीज को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसके ये हाथ इतनी बुरी तरह से जल गए हैं। हाँ बॉस, हाथ बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। मगर जिस चीज से इसके हाथ जले हैं वो चीज तो वहां थी ही नहीं। अगर वो चीज जलकर राख हो गई होती तो भी वहां दिखनी तो चाहिए थी ना। ये आदमी उस चीज को खा गया। मजाक कर रहे हो सारुण के? खा गया मतलब? खा गया मतलब वो चीज अभी भी इसके अंदर है। मतलब इसके पेट में है? पेट में नहीं है तो फिर? इसके फेफड़ों में है, और उसी की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। मतलब वो जलती हुई चीज हवा बन गई और हवा बन के इसके लंग्स में चली गई। जी हाँ। क्या जी हाँ? अरे बॉस,
ये आदमी जलती हुई आग से नहीं मरा है। तो फिर? ये जलती हुई बर्फ से मरा है। जलती हुई बर्फ? बर्फ में आग लग सकती है? बर्फ में तो आग नहीं लग सकती है, लेकिन बर्फ आग लगा सकती है। मतलब फ्रॉस्टबाइट? लड़की होशियार है। और बर्फ आग कैसे लगा सकती है ये इसके दोनों हाथ देख करके पता लगता है। बॉस, इसने अपने दोनों हाथों से काफी देर तक ड्राई आइस को पकड़ा, काफी देर तक। लेकिन इतनी देर तक क्यों पकड़ के रखा था बर्फ इसने? बॉस, ये आदमी पहले बेहोश था। हाँ, इसके सिर पर चोट तो है। और जब इस आदमी को होश आया, इसने देखा कमरे में चारों तरफ ड्राई आइस फैली हुई और ऊपर से पानी बह रहा है। और जब ड्राई आइस पानी से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इस आदमी का दम बुरी तरह से घुटने लगा। ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से ड्राई आइस को किनारे करके ऊपर की तरफ भागा, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद था। ये आदमी फिर से नीचे की तरफ आया, लेकिन तब तक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फैल चुकी थी, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका दम बुरी तरह से घुट गया और ये बेचारा मर गया। बहुत दर्दनाक मौत हुई होगी बेचारे की। सर, ये ड्राई आइस ऐसी चीज है जो हर फैक्ट्रीज में तो बनती नहीं। कुल मिला के 3-4 फैक्ट्रीज होंगी। तो हम लोग जाके पता कर सकते हैं कि परसों रात इस आइसक्रीम पार्लर में किसने ड्राई आइस लाके दी थी। हाँ अभिजीत, पता लगा सकते हैं इस ड्राई आइस फैक्ट्री का। हाँ सचिन, कहां से? मालाड के पीसीओ से। सर न जाने सुबह से दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मारा गर्लफ्रेंड ने या फोन पे कुछ कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर क्या बताऊं गर्लफ्रेंड को, छोड़िए ना सर। लेकिन दिल तो बेशरम है ना सर, बार बार टूटता है लेकिन मानता ही नहीं। दिल तो दिल है ना सर। उसे ऐसे रहने दो सचिन, टूटा फूटा रहेगा तो जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहेगा। एक बार पत्थर दिल हो गया ना तो लाइफ का मजा चला जाएगा। ये बात तो ऐसा है। ये बुरे ख्याल आए क्यों मगर? यही सर कि विवेक के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सोच सोच के मेरा भी दिमाग खराब हो गया। फिर गया तो गया कहाँ? सर विवेक फोन क्यों नहीं कर रहा है? मुझे मालूम है विवेक कहाँ है। सर आपको मालूम है? हाँ। तो सर अब तक आपने बताया क्यों नहीं? जो मुझे भी अभी भी पता चला। वो देखो सिग्नल पे, बड़ी बुरी हालत है इसकी तो। फटे हुए गंदे कपड़े हैं इसके। एक काम करो, तुम्हें गाड़ी उस तरफ लगाओ, ठीक है? चलो। विवेक, विवेक, क्या हो गया? हाँ? विवेक, तुम पहचाने? इसे हो क्या? कुछ बोल नहीं रहे तो? विवेक, हमें पहचान रहे हो तुम? ये दया सर है, मैं सचिन, ये पूर्वी। किसी ने कुछ किया क्या? हाँ? विवेक, चलो चलो, प्लीज इधर सर। संभालो, संभाल विवेक, संभाल। अरे भाई सुनो, पैसे कौन देगा? अरे हीरा भाई, खाते में लिख रहे ना, शाम को हिसाब करता हूँ। बाप का पीसीओ है क्या? पिछले 3 महीने से यही डायलॉग सुनता आ रहा हूँ। ये गलत बात है हीरा भाई, वहाँ पे मत जाओ। तुम्हारे पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या? मार के भाग नहीं रहा है, मगर दे भी तो नहीं रहा है। चल अभी कभी सारा पैसा निकाल। मैं अभी भी समझा रहा हूँ हीरा भाई, हद से आगे मत बढ़। ऐसा है? एक तो क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, पिछले 3 महीने से ये फोन करके जा रहा है और पैसे भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा तू? बोल। उसको दे। देखा साहब, पैसे रहते हुए भी पैसा नहीं दे रहा था। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चलो यहाँ से निकलो, आप लोग भी हटो। चले, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना? हाँ साहब। अब तो खुश हो? हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? जी हाँ। ये पीसीओ पे परसों रात को 11 बजे कोई फोन करने आया था क्या? परसों रात को 11 बजे? सोच के बताओ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ सर, मैं जब दुकान बंद करने के लिए बाहर निकला था तो एक कार वाला आया था फोन करने के लिए। फिर सर मैंने तो मना कर दिया था,
लेकिन वो कहने लगा बहुत जरूरी फोन करना है, खुशामद करने लगा सर। तो फिर मैंने कह दिया चलो भाई ठीक है कर लो। वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? नहीं सर, उसके साथ एक और आदमी था, मगर वो कार में ही बैठा था। तुमने कुछ सुना कि क्या बातें की फोन पर उसने? सर बातें तो मैंने नहीं सुनी, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि जल्दी से इसका फोन खत्म हो और मैं घर जाऊं। कैसी कार थी कुछ पता है तुम्हें? मतलब मेरा मतलब है नंबर, गाड़ी का नंबर? सर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन सर बड़ी गाड़ी थी, सफेद रंग की। ये जो आदमी पीसीओ पे फोन करने आया था, उसे आसपास कभी देखा है तुमने? सर पहले तो कभी नहीं देखा, 30-35 साल का था, और हाँ सर वो लंगड़ा कर चल रहा था। गया, ये ड्रग्स इतनी डेंजरस है कि एक बार किसी के शरीर में घुस जाए ना तो आदमी गया काम से। हाँ सर देखिए ना, विवेक का क्या हाल होगा? सर विवेक को डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कर दिया सर, 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा वो। नहीं दया, मुझे नहीं लगता वो 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा, कम से कम 1 महीना तो लगेगा उसे। सर इस आइस फैक्ट्री के बगल में ही है ड्राई आइस फैक्ट्री, ये आखिरी ड्राई आइस फैक्ट्री है सर। इतनी आइस शायद किसी भी ड्राई आइस से नहीं गई। तो फिर दया वो बर्फ उसी आइस फैक्ट्री में से लेकर गए होंगे वो। चलो देखते हैं। पाँच साल से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही। बिना ग्लोव्स पहने तुमने ड्राई आइस तो हाथ क्यों लगाया? अरे उसे बाद में डांटो, पहले से हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो दवा लगाओ। दवा है यहाँ पर। सुनो, इसे ऑफिस ले जाना, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, जाओ जल्दी जाओ। और तुम लोग खड़े रहे मेरा मुंह क्या देख रहे? जाओ अपना काम चालू करो, जाओ। सर जिस पीसीओ से महेंद्र को फोन किया गया था, उस पीसीओ वाला का कहना है कि वहां पे 2 लोग आए थे फोन करने के लिए। एक आदमी गाड़ी में बैठा था और जिसने फोन किया वो आदमी सर लंगड़ा रहा था। वो लंगड़ा के चल रहा था? आप जरा बताइए, परसों रात को यहां से 15 बर्फ की सीलियां आपने किसे बेची थी? परसों रात को? हाँ, किसे बेची थी जल्दी बताइए। सर देखकर बताना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी ऑर्डर था सर, और अभी के अभी चाहे ऐसे बोल रहा था। चलिए बताइए जल्दी। हाँ सर मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या नाम है? ये जीत नाम के आदमी ने ऑर्डर दिया। जीत? उसका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? हाँ 1805976298। सर नंबर तो गलत है। मुझे तो वैसे ही लग रहा था, कोई भी गुनहगार अपना असली नंबर नहीं देगा। वैसे एक बात बताओ, ये बर्फ की सीलियां कौन लेकर गया था? नंदू ले गया था सर, हमारा टेम्पो ड्राइवर। कहाँ ये ड्राइवर? शायद टेम्पो में सो गया होगा। चलो दिखाओ। आइए सर। चलिए सर। अरे सुनो, वो नंदू ड्राइवर कहाँ है? साहब वो अपने टेम्पो में सो रहा है। आइए सर। जब देखो तो सोएला रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। हाँ? कौन है? क्या हुआ साहब? क्या हुआ? बाहर निकल, फिर बता रहा हूँ क्या हुआ। आजा। क्या हो गया साहब? परसों रात महेंद्र के आइसक्रीम पार्लर में ड्राई आइस का स्लैब तुम लेकर गए थे? हाँ लेके गया था, तो क्या हो गया? नंदू तुम इससे बात कर, ये लोग सीआईडी वाले हैं। एक मिनट, इस फोटो को ध्यान से देखो।
इसी के आइसक्रीम पार्लर में लेके गए थे ना? जी जी हाँ। तो क्या वो बर्फ की सिल्ली तुमने उतारी या किसी और ने? साहब मेरा काम सिर्फ गाड़ी लेकर जाना है। वो आइस स्लैब के लिए उसके 2 आदमी आए थे और वही लोग उतार रहे थे साहब। तो क्या उनमें से कोई लंगड़ा के चलता था? लंगड़ाते हुए तो मैंने किसी आदमी को नहीं देखा साहब। लेकिन हाँ एक आदमी है ना अपने दांत के नीचे कुछ दबा रहा था। वो तंबाकू या सुरती जैसी कोई चीज थी साहब। अच्छा, पीसीओ वाला कह रहा था कि वो आदमी लंगड़ा के चल रहा था। ये टेम्पो का ड्राइवर कह रहा है वो हर 2 मिनट में अपने दांतों के नीचे कुछ दबा के मुंह में चबा रहा था। क्या ये एक ही आदमी है या ये 2 अलग अलग? मेरी तो नौकरी गई, अब तो घर जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक पता नहीं चलता खून किसने किया है, समझे? पर साहब हम सब पे शक क्यों कर रहे हो? हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। किसी पर शक नहीं कर रहे, छानबीन कर रहे। सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो। क्यों? हाथ आगे करो। आप हमारी हथेली देख के क्या करेंगे? खून हमने थोड़े ही किया है। चुपचाप अपने हाथ आगे करो। चलिए हाथ दिखाइए। आजा। उठो। जाओ इस तरफ खड़े हो जाओ। इस तरफ आइए। तुम भी आ जाओ। चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। वो पता चल जाएगा, यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये चारों लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू खाते हो? शर्म नहीं आती? मालूम है तंबाकू जहर होता है, कैंसर होता है, कैंसर। सर ये जो बच्चे लोग हैं इन सबको चला कर देखते हैं, देखते कैसे चलते हैं। चलिए आप सब लोग एक एक करके यहां से बाहर जाइए। चलिए। सबके पैर तो ठीक है सर, लंगड़ा के कोई चल नहीं रहा। वही तो। काम करो, ये जो 4 तंबाकू वाले हैं ना इन सब के पैर चेक करो। सर जरा पैंट ऊपर करना। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप पैंट ऊपर करो। ये पैर। पैंट ऊपर करो। दूसरा पैर। पैर दिखाओ ऊपर। दूसरा पैर। पकड़ो उसे। मैं शरीफ आदमी हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर भागे क्यों? तो मैं फोन क्यों किया तुमने? ये क्या बदतमीजी है? आप किसी को भी पकड़ के कहेंगे खून तूने किया है। सवाल मैंने इससे किया, मुंह तू खोल रहा है। अरे जाओ, बहुत देखें तुम्हारे जैसे सीआईडी वाले। बहुत देखें? हाँ ये भी देख ले। और नहीं करूंगा सर, वैसे कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। ड्रग्स बेच के लोगों को जिंदा लाश बना रहे थे। हाँ जिंदा लाशें। सर मैं कह रहा हूँ ना सर, कान पकड़ता हूँ, आज के बाद ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा मैं। और तुम? पैसे के लालच में मजबूर हो गया था मैं। पैसे के लालच में अंधे होकर जहर बेच रहे थे समाज में। हाँ महेंद्र का खून क्यों किया? सर ये ड्रग्स का धंधा उस आइसक्रीम पार्लर से ही चलाते थे और एक दिन अचानक महेंद्र को उसका पता चल गया। फिर महेंद्र हमको धमकी देने लगा कि वो हमें पकड़वा देगा। हमें मालूम था कि महेंद्र अस्थमा पेशेंट, इसलिए हम दोनों ने
प्लान किया कि उसे बेसमेंट में बंद कर देंगे और उसमें ड्रायर्स डाल देंगे ताकि वो घुट घुट के मर सके और किसी को पता भी ना चले कि वो किस चीज से मरा है। दरवाजा खोलो। आई से जो गैस निकलती है उससे दम घुट जाए और वो मर जाए। हाँ? हमको पता था कि महेंद्र अक्सर देर रात तक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है और उस रात भी वो वहां मौजूद था, इसलिए हमने उसको फोन किया। तुम दोनों ने विवेक को कैसे गायब किया? उस वक्त मैं दूसरे बेसमेंट में ही था जब आप लोग वहां पहुंचे। पता नहीं कहां से अचानक विवेक उस बेसमेंट में आ गिरा। मुझे लगा कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे तो तुमने फौरन विवेक को इंजेक्शन लगा दिया। हाँ। और वो फौरन चंकी बन गया और बार बार ड्रग्स मांगने लगा। और फिर हमने उसे पीछे की रास्ते से निकाल के सड़क पर छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से न जाने कितने नौजवान नशे के लत में डूब गए, न जाने कितने घर तबाह हो गए। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।